तो मैम बेसिकली ये कैसा है जिसमें हम स्टूडेंट्स या अपने बारे में हम देख सकते हैं, कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ाते हैं तो उसके बारे में जो ऑलरेडी मैं जानता हूँ या उसमें मुझसे क्या पूछा जा रहा है या मुझे क्या बताना है, मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि मैं उसको आसानी से पढ़ा सकूं। तो ये फिगर आउट करना जो बेसिकली है किसी भी चीज के बारे में, उसको हम मेटाकॉग्निशन में देते हैं। Yes, it is reasoning, it is speculation, it is meditation, it is contemplation about the points that we are trying to learn. ये conceptual clarity gain करने का नाम है, ये conceptual reflection का नाम है, उसके ऊपर और फोकस करने का नाम है। Okay guys, आगे जी आगे है मोहम्मद साहब, sorry I'm not मोहम्मद खालिद साहब। मोहम्मद खालिद साहब, your subject, kindly your subject. प्रोफेसर खालिद खान, केमिस्ट्री। जी सर। हैदराबाद से। जी। I think metacognition is the process of thinking about one's own thinking and learning. Intentional thinking about how you think and learn. Yes, that is the intentional procedure, intentional process. Very good point added by you. It is a planned, preconceived, it is a pre-planned, it is an intended process. यानी इसके लिए आपकी मोटिवेशन बड़ी मैटर करती है। हाउ यू प्लान, हाउ यू कंसीव, हाउ यू इंटेंड इट टू टेक इट आउट, टेक इट अवे, टेक इट इन, टेक इट अहेड, ये बहुत मैटर करती है कि आप इसको कैसे इसको प्लान करेंगे, कंसीव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उसके प्रोसीजर वाइज उसको मूव करेंगे। आगे खान अब्दुल कदीर खान साहब, योर सब्जेक्ट। खान अब्दुल कदीर खान साहब। अच्छा, नदीम फियाज साहब। नदीम फियाज साहब। मैडम खान अब्दुल कुद्दूस बात कर रहा हूँ और मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी है। मेटाकॉग्निशन एक्चुअली अवेयरनेस होती है अपनी सेल्फ असेसमेंट की, जिसमें हम अपने काम को किस तरह बेहतर तरीके से करेंगे, हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज लेनी है, हमने अपनी एबिलिटीज को भी एग्जामिन करना है और अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट को प्रोसेस करना है कि ताकि हम अपनी एबिलिटी को इनकरेज करके उस मसले को बेहतर तौर पर हल कर सकें। दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि वी डेवलप सेल्फ अवेयरनेस स्किल टू बिकम एन इम्पॉर्टेंट टू कंप्लीट आवर वर्क। और मेटाकॉग्निशन जो है ये हमें ना सिर्फ काम करने को मुकम्मल करने में मदद देती है, बल्कि इट इज आल्सो ए अप्रोच ऑफ लर्निंग टॉक्स। ये हमें प्लानिंग करने में, काम करने में, दूसरे सारे मामलात को जिसमें असेसमेंट है, और ये असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट होगी और किसी काम को मुकम्मल करने के लिए हम इसे जो वैल्यूएट करेंगे और उसका जो टेस्ट है, जो प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से मॉनिटर करना, ये सारे काम मेटाकॉग्निशन लर्निंग में आ जाएंगे। Okay, Ji, excellent. Here we would like to go ahead since there is like shortage of our 10 minutes of the time. I'm really sorry and apologies for the ones who could not contribute in this regard. तो हम लोग यही देख लेते हैं, सब लोगों ने एक जो शेयर बात की, that it is a systematic process of self awareness. ये जात की शनास का अमल है, ये खुद शनासी का अमल है, और ये वो एक अमल है जिसके बारे में हम सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले, स्कूलों में पढ़ाने वाले उस्ताद-कराम बहुत हसास रहते हैं, बहुत वो इसके बारे में कंसर्न रहते हैं, बॉदरेशन शो करते हैं कि हमारा जो आजकल का तालिब इल्म है उसके अंदर जो अपनी जात की जो सेल्फ रिफ्लेक्शन की कैपेबिलिटी, कैपेसिटीज है वो कम होती जा रही हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिजिटल डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी से इन्वॉल्व रहता है, जिसकी वजह से उसको बोर होने का वक्त नहीं मिलता। क्योंकि जब हम बोर होते हैं, जब हम तन्हा होते हैं, जब हम फालतू वक्त में होते हैं, जब हमारे पास कुछ करने को वक्त नहीं होता, तब हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं। इसलिए बहुत सारे वालिदैन जो कि अपने बच्चों के मसाइल लेके मेरे पास भी कभी क्लिनिक में आए, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को बोर होने दें। बोर होने का मतलब है कि जब बच्चा एक तन्हा बैठेगा, अकेला बैठेगा, बोर होगा, उसके पास करने को कुछ नहीं होगा, तो अपनी जात के बारे में सोचेगा। और बहुत छोटे बच्चों में भी जो खुद शनासी का अमल है, इसको प्रमोट किया जा सकता है, प्रोग्रेस आउट किया जा सकता है। आप उनको मौका तो दें कि वो अपनी जात के बारे में फोकस करें या सोचें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके अलावा इससे जो ऑफशूट होके बहुत सारी चीजें निकली है, उसमें माइंडफुलनेस आता है। माइंडफुलनेस आजकल के बच्चों में काफी कम होती जा रही है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि इट इज अ फोकलाइज्ड सॉर्ट ऑफ अटेंशन और कंसर्न दैट यू पे टू द एक्टिविटी दैट यू आर परफॉर्मिंग एट हियर एंड नाउ। फौरन किसी भी मोमेंट के ऊपर आप कोई भी काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो उसको अपनी 100% एनर्जी देना, 100% तवज्जो देने की कोशिश करना,
अपना पूरा कंसर्न देना, दैट इज द माइंडफुलनेस। मिसाल के तौर पे हम खाते हैं ना, तो हमारे खानों में भी बरकत इसलिए उड़ गई है क्योंकि हम माइंडफुल ईटर्स नहीं है। हम लोग खा रहे होते हैं लेकिन दफ्तर के बारे में सोच रहे होते हैं, बच्चे की परेशानी के बारे में सोच रहे होते हैं, घर के मसले के बारे में सोच रहे होते हैं, या हम लोग खाते हुए बस हमें उजलत लगी होती है, जल्दी जल्दी खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हम लोग ना माइंडफुल प्रेइंग करते हैं, यानी कि माइंडफुली ना इबादत करते हैं, ना माइंडफुली खाते हैं, ना माइंडफुली अपने रिश्ते मेंटेन करते हैं, ना माइंडफुल टॉक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जिंदगी के तमाम सफेयर्स और डायनेमिक्स और हमारे जितने भी डायमेंशंस हैं वो निग्लेक्टेड होते जाते हैं, यानी पार्टली अटेंडेड बाय अस होते जाते हैं। जब आप खाने को पूरी तवज्जो से, प्यार से, शौक से, उसके जायके को महसूस करके, उसको पूरा प्रोटोकॉल देके खाएंगे तो आपके जिस्म में जाके बरकत डालेगा। दैट इज अ कॉन्सेप्ट जो कि पिछले जमाने के फिलोसोफर्स प्रमोट करते थे, और उनको जब साइंटिफिक एंटेलमेंट्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और कंस्ट्रक्ट्स में इंकॉर्पोरेट किया जा रहा है, तो ये माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट वहीं से आ रहा है। ये जो मेटा कॉग्निशन है, इसका माइंडफुलनेस के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, और ये देखा गया है कि हमारे आजकल के तालिब इल्म और तुलबा तालिबात जो होते हैं, ये बाहर के डिस्ट्रैक्टर से इतने ज्यादा डिरेल्ड होते हैं कि दैट इट बिकम्स अ लॉट मोर डिफिकल्ट फॉर देम कि वो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ नोइंग के प्रोसीजर्स पे के लिए उनके पास टाइम हो या उसके ऊपर फोकस करें। तो हमारा जो आजकल का बच्चा है वो डिस्ट्रैक्टर्स की वजह से फोकस नहीं कर पाता, ये तो एक बात हो गई। तो जितनी भी आजकल जितनी भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल की वर्कशॉप की जा रही है, उनमें फिलोसोफर्स और न्यूरो साइंटिस्ट की आपको नजर आएंगे यही कहते हुए कि हम लोग किसी भी लर्नर में सेल्फ अवेयरनेस कैसे प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सेल्फ अवेयरनेस प्रमोट करेंगे तो एक अच्छा तालिब इल्म या तालिबात नहीं बनेंगे। उससे ये भी फायदा होगा कि वो अपनी जिंदगी के प्रैक्टिकल लाइफ अफेयर्स में भी उनके बिहेवियर, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न्स, उनके इमोशन रेगुलेशन पैटर्न्स, उनके साइको सोशल एडजस्टमेंट लेवल्स, सारा कुछ तब्दील होता जाएगा। तो ये जो खुद शनासी का अमल होता है, जिसको बहुत सारे अदीब, शायर हजरात और बहुत सारे फिलोसोफर्स और बहुत सारे एजुकेशनिस्ट, थ्योरिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, ये सारे प्रमोट करते रहे हैं। ये बेसिकली ये बताते हैं कि हमारी मेटाकॉग्निशन यानी हमारी थिंकिंग की कैपेसिटीज का इम्प्रूव होना सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रोसीजर्स के जरिए हमारे ब्रेन के कुछ नेटवर्क के एरियाज को, स्पेशली जिसमें पैरालिम्बिक एरियाज हैं, ये वो एरियाज होते हैं जो कि हमारे जज्बात को रेगुलेट करते हैं, जो कि हमारे जज्बात को कंट्रोल करते हैं, रिदम प्रोवाइड करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं, हार्मनी देते हैं। तो जब मेटाकॉग्निशन की स्ट्रैटेजी सीखी जाती हैं तो हमारे पैरालिम्बिक पाथवेज ब्रेन के डिफरेंट फंक्शन करना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई टेक्निक, स्कैनिंग टेक्निक्स, एफएमआरआई टेक्निक से की जाने वाली रिसर्चेस इस बात को सपोर्ट करती हैं कि हमारा बिहेवियर और हमारे जज्बात के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो हमारी दुनिया की तरफ ओरिएंटेशन बेहतर कर देता है, हमारी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ अवेयरनेस पैटर्न्स को बेहतर कर देता है, और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर देता है। तो ये हमारी एक हायर ऑर्डर थिंकिंग है, जिसे हम एग्जीक्यूटिव थिंकिंग भी कह सकते हैं, और ये हर बच्चे में पैदा की जा सकती है बहुत छोटी एज से। ये नहीं हम कह सकते कि कोई कॉलेज या कोई हाई स्कूल या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो उसे मेटाकॉग्निटिव पैटर्न सिखाए जा सकते हैं। मेटाकॉग्निशन बहुत छोटे बच्चों में भी प्रमोट की जा सकती है। जैसे बच्चा एक बहुत छोटा, जैसे कूली ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसमें वो मिरर में एक बच्चा अपने आप को देखता है और कहता है कि ये बेबी है, हालांकि उसमें वो खुद अपने आप को देख रहा होता है। And then there comes a stage after 2-3 months or 5 months or 6 months when maturation of the certain brain pathways has taken place, वो बच्चा खुद ही कहना शुरू हो जाता है कि मैं हूँ। तो इसका मतलब है कि सेल्फ अवेयरनेस का प्रोसीजर जो है, एक बच्चा अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, शनाख्त करता है, पहचानता है, समझता है, जानता है मैं कौन हूँ, क्या सोचता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, व्हाट आर माय ड्रीम्स, व्हाट आर माय एस्पिरेशन, व्हाट आर माय टारगेट्स। वो बच्चा बहुत छोटी उम्र में स्टार्ट कर देता है। 5, 6, 7, 8 साल के बच्चे जिनके टारगेट्स बेसिकली खेल हो सकते हैं, छोटे छोटे लर्निंग पैटर्न्स हो सकते हैं, अपने क्लोजली लिंक्ड रिलेशनशिप की विलिंगनेस या रजामंदगी गेन करना हो सकता है। बेशक उनके टारगेट की नौयत डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो भी मेटाकॉग्निटिव लर्निंग पैटर्न्स में इंडल्ज करते हैं। अब हम आते हैं माइंडफुलनेस की, हमने बात कर ली, मेटाकॉग्निशन की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस जो है वो हमारी लर्निंग कैसे इंप्रूव कर सकती है और इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। बेसिकली जब एक स्टूडेंट का सेल्फ अवेयरनेस पैटर्न इंप्रूव हो जाता है तो उसकी फोकसिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है। फोकसिंग कैपेसिटी का मतलब है कि वो अपनी बॉडी की पूरी एनर्जी, अपने माइंड की पूरी वाइब्स, वेव्स
अपनी साइकिक फोर्सेस वो एक पॉइंट पे लगा सकता है, और जो कि वो एक पॉइंट पे फोकलाइज कर सकता है, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी एमिट करती है, हमारे जिस्म से एनर्जी निकलती है, हमारे ऑराज होते हैं, हमारे साइकिक ऑराज होते हैं, हमारे जिस्म से रेज निकलती हैं ऑब्वियसली, जो कि हमें हार्मोनाइज करती हैं किसी चीज के साथ। तो ये तमाम चीजें हमारी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं जब एक शख्स सेल्फ अवेयरनेस के पैटर्न से गुजरता है। इन अदर वर्ड्स, उसकी जो साइकिक एनर्जी की सेंसिटाइजेशन है, साइकिक एनर्जी और वाइब्स की जो अवेयरनेस है, वो उसको मेच्योर होने में, इमोशनली स्टेबलाइज होने में मदद देती है, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली कंसिक्वेंटली उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे आप में से बहुत सारे लोग अगर कोई लिंग्विस्टिक से है या कोई और दूसरे डोमेन से है, तो शायद उनको मालूम नहीं होगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स की साइजेस और नंबर्स ऑफ न्यूरॉन्स, नंबर्स ऑफ नर्व सेल्स लिमिटेड होते हैं। ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है वो एनाटॉमिकली ऑब्वियसली चलती रहती है, मैच्योरेशन होती रहती है, उसमें रिफाइनमेंट होती रहती है टिल 19 और 21 ईयर्स ऑफ एज। 18, 19 और 21 साल तक की उम्र तक हम एक एवरेज हेल्दी इंसान के ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो जारी रहती है, एंड दैट इज द पॉइंट एट द पीक पॉइंट, जबकि मैक्सिमम मैच्योरेशन पॉइंट पहुंच जाता है। और रिसर्च ये शो करती है कि हमारी मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी भी जो होती हैं वो 12 से 15 साल के बाद हमारी काफी रिफाइन होना शुरू हो जाती है। जब उस्ताद कोशिश करता है कि एक बच्चे के अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी पैदा हो जाए, सेल्फ मॉनिटरिंग की कैपेबिलिटी पैदा हो जाए, तो उसकी लर्निंग स्ट्रैटेजीज फोकसिंग ऑफ अटेंशन की वजह से, फोकलाइज एनर्जीज की वजह से ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फिर हमारे जब से ऑनलाइन लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया तो एक और चीज बड़ी प्रमोट हो गई, एंड दैट इज द सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग। सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग यानी सेल्फ रिलायंट लर्निंग है। इफ आई वांट टू लर्न तो आई वुड बी लर्निंग। क्लासरूम में अगर कोई बच्चा नहीं देख रहा होता था, नहीं पढ़ा होता था, नहीं बोर्ड देख रहा होता था, तो हम लेक्चर हॉल में रोस्टम पे खड़े होकर कह देते थे, बेटा आप क्या कर रहे हो, बेटा आप तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हो, बेटा आप इसको देख क्यों नहीं रहे हो, अच्छा बेटा बताओ क्या पढ़ा है। लेकिन जब से हम लोग डिजिटल डिवाइसेस बेस्ड डिपेंडेंट लर्निंग पे आ गए और इस तरीके के प्रोसीजर्स को अडेयर करना शुरू कर दिया, तो एक और चीज नई सामने आई कि वो लर्नर्स ही बेहतर लर्नर्स हैं जो कि सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर्स हैं, जो कि मोटिवेटेड टू लर्न है, जो सेल्फ रिलायंट है, जो सेल्फ प्रोडक्टिविटी पे यकीन करते हैं, सेल्फ फ्लेक्सिबिलिटी के आती हैं। वो स्टूडेंट ज्यादा बेहतर ऑनलाइन लर्निंग पैटर्न्स में परफॉर्म कर सके, हु वर द विलिंग लर्नर्स, जिनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन हाई थी कि हमने सीखना है। सो मीडियम या डिवाइस या टेक्नोलॉजिकल मीन ने उनके लर्निंग पैटर्न्स को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं किया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि स्टूडेंट्स के अंदर ये जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग है, ये डेवलप हो जाना ही हमारे मेटाकॉग्निटिव प्रोसीजर्स और स्टेप्स को बेहतर कर देता है। जब स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की लर्निंग डिफिकल्टी का सामना हो, कोई प्रॉब्लम सामने आ जाए कि उनको कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो वो क्या करते हैं, अगर उस्ताद की एक बात क्लास में समझ नहीं आई तो वो जाके फिर रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमें क्यों नहीं समझ आई, इसमें क्या चीज है जो नहीं समझ आई। वो लेसन से पढ़ते हैं, लेसन से पढ़ के किसी और का लेक्चर सुनते हैं, किसी और का लेक्चर सुन के कोई रेफरेंस मटेरियल कंसल्ट करेंगे। तो ये तमाम स्ट्रैटेजीज जो सेल्फ एफिकेशियस लर्निंग है, ये रिफ्लेक्टिव स्ट्रैटेजीज वो अडॉप्ट करते हैं इन ऑर्डर टू ओवरकम द डिफिकल्टी दैट दे आर फेसिंग इन अंडरस्टैंडिंग सर्टेन कॉन्स्ट्रक्ट और कॉन्सेप्ट। जो भी ऐसी ऑब्स्टेकल या ऑब्स्ट्रक्शन आती है, रुकावट आती है, वो उसको दूर करने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन में, या बच्चे अपने आप से सवाल पूछते हैं कि जी मुझे ये क्यों नहीं समझ आ रहा, व्हाट इज द प्रॉब्लम कि मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये जब बहुत छोटे से बच्चे में पैदा कर दी जाती है तो मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज की इनकलकेशन स्टार्ट हो जाती है, और ये नो डाउट स्कूल लेवल पे स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेकिन स्कूल लेवल पे प्रॉबेबली इस तरीके की चीज़ों पे फोकस नहीं किया जाता, इस स्किल को डेवलप करने के लिए काफ़ी मेहनत नहीं की जाती। अच्छा, what are the 7 strategies that can be used in order to improve the metacognition? इसमें सबसे पहले है कि we can teach the student how their brains are wired for growth. हर बच्चे को ये बताना, मैंने देखा है कि there are rigid learners as well. यही ऑनलाइन लर्निंग के दौरान में कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स कराए, एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स भी मेरे साथ कुछ इसके ऊपर काम करे हैं, एंड दैट इज कि हमारी जैसे डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस में रिजिडिटी या अकड़ना या जिसे कहते हैं ना स्टबन हो जाना, ऑब्स्टिनेट हो जाना, जिद्दी हो जाना, हटदर्म हो जाना, हमें जिंदगी में नुकसान पहुंचाती है। जैसे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जो अकड़ना तो मुर्दे की अलामत है, जिंदा लोग तो अकड़ा नहीं करते, उनके अंदर तो लचक और फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को लेकर अगर हम आगे चले तो हम देखते हैं कि लर्निंग में भी ऐसा ही है। जो लर्नर्स रिजिड होते हैं
एक स्ट्रिंजेंट पॉइंट देखने के आदी होते हैं, एक फिक्स पॉइंट देखने के आदी होते हैं, वो समहाउ लर्निंग फैसिलिटेटेड लर्निंग का पार्ट नहीं बन सकते। इसलिए सबसे पहले अपने लर्नर को ये बताना कि लर्निंग इज फ्लेक्सिबल। अगर आपसे उसे समझ नहीं आ रही, किसी और से समझ आ जाएगी। अगर लिखा हुआ पढ़ के समझ नहीं आ रही तो ऑडियो या वीडियो देख के समझ आ जाएगी, या उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री देख के समझ आ जाएगी। तो देयर आर फ्लेक्सिबल मीन एंड वेज ऑफ लर्निंग अ फिनोमेना। अब जैसे कि 3D 2 डायमेंशनल वीडियोस, 3 डायमेंशनल वीडियोस, एनिमेशन वीडियोस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं जो कि लर्निंग में इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम फोकस करें तो हम इस चीज़ का अंदाजा कर सकते हैं कि अपने लर्नर्स को बताना कि जो लर्निंग है इट इज़ अ flexible procedure and it essentially involves a reflective thinking from the learners. तो ये एक empowering tool के तौर पे उनके पास सामने आ सकता है। मल्टीपल एवेन्यूज यूज किए जाए रेपिटेशन कराने के, रिहर्स कराने के, कॉन्सेप्ट को एक्सपोज कराने के, कॉन्सेप्ट को रिपीट और रिवाइज और रिहर्स कराने के, उसकी रिविजन्स कराने के, तो नो डाउट इट इंक्रीजेस मल्टीफोल्ड द प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ लर्निंग। आपके सीखे जाने वाले मवाद का जो तसलसल और सिलसिला है और जो उसकी एक्सटेंसिटी है उसको मल्टीफोल्ड यानी बहुत गुना बढ़ा देता है। और लिटरली इससे बच्चों की ब्रेन की जो एक्सपेंशन होती है, ग्रोथ होती है, उनके जो ब्रेन के सेल बॉडीज की, उनके न्यूरोनल लर्निंग पाथवेज की जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है वो उनको बेहतर सिटीजन बनने में भी मदद देती है और उनको बेहतर लर्नर बनने में भी मदद देती है, उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में भी उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सो इफ देयर आर सो मेनी ऑफ द बेनिफिट्स दैट कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम द मेटाकॉग्निटिव लर्निंग, तो आई थिंक एवरी टीचर इन एवरी सब्जेक्ट शुड ट्राई टू इनकलकेट इन इट्स लर्नर कि अगर उसके पास अगर 6 महीने का भी टाइम है तो अपनी हर महीने की क्लास में कोई 2 से 3 क्लासेस ऐसी रखे जिसमें मेटाकॉग्निटिव स्किल्स की अवेयरनेस दे, एक्सपोजर दे और इसकी प्रैक्टिसेस कराए। और साइकोलॉजी की बहुत सारी वेबसाइट जो कि मैं बाकी स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगी, उसमें इसको मेजर करने की हमारे पास स्केल्स और क्वेश्चनर्स और टूल्स भी अवेलेबल है। अच्छा, एक और चीज जो कि स्ट्रैटेजी के तौर पे हमें मेटाकॉग्निटिव बूस्टिंग स्ट्रैटेजी के तौर पे बड़ी कामयाब साबित होती है, वो ये होती है कि हम स्टूडेंट्स को रिकग्निशन प्रैक्टिसेस दे देते हैं कि जो चीज़ नहीं समझ आई उसके ऊपर एसेंचुएशन करो, उसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करो, रिहर्स करो, उसको आइडेंटिफाई करो, उसकी कन्फ्यूजन्स को आइडेंटिफाई करो और उसमें कौन से पार्ट्स हैं जो कि एक्वायर हो रहे हैं, कौन से एलिमेंट्स, डायमेंशंस हैं, कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि उसके अवेयरनेस लेवल से बियॉन्ड जा रहे हैं, उसके कॉम्प्रिहेंशन लेवल से बियॉन्ड जा रहे हैं। और उसको जैसे होता है ना कि एक पैराग्राफ याद कर लिया उसके बाद उसको ऑनलाइन क्विज का के अटेम्प्ट कर लो, डिफरेंट मल्टीपल चॉइस आइटम्स अटेम्प्ट कर लो, तो वो एक तरीकाकार होता है रिकग्निशन का, रिकॉल का, रिवर्सल का, रिहर्सल का, रीलर्निंग का, जो कि उसकी लर्निंग स्ट्रैटेजीज को बेहतर करने में मदद देता है। अच्छा, जब भी आप लेक्चर दें तो हर बच्चे से जरूर पूछें कि आज के लेक्चर में आपको क्या समझ आया। ऑलवेज स्पेसिफाई एंड कीप सम टाइम बिफोर द लेक्चर एंड आफ्टर द लेक्चर। जैसे आज के सेशन से पहले मैंने आपसे पूछा कि आपके नजदीक मेटाकॉग्निशन क्या है, तो जब भी आप अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कराएं जरूर एक प्री टेस्ट किया करें, देखा करें कि आपके स्टूडेंट को उसके बारे में क्या पता है, एंड कंसिक्वेंटली लास्ट के भी 10 मिनट्स या 5 मिनट्स में वो टाइम रखा करें जिसमें आप कोई से 8-10 रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट से पूछ लिया करें कि व्हाट इज द point that you understood and that you did not know before the lecture, और जो आज सीखा है उसमें कौन सी चीजें हैं जो कि आपको मुश्किल लगी, कंफ्यूजिंग लगी, नहीं समझ आई, स्किप हो गई, दिमाग के ऊपर से गुजर गई। So this is a process that is known as making the students identify the challenges. So we are basically going to provide the student the capability, the chance, the provision of the opportunity कि वो explore कर सकें कि जो material है उसमें क्या उनको समझ आता है और क्या उनको समझ नहीं आता। अच्छा, मेटाकॉग्निटिव प्रोसेसिंग जो है जंप स्टार्ट भी हो सकती है, फॉर्मल और प्रोसीजरल भी हो सकती है। जंप स्टार्ट का मतलब ये होता है कि किसी स्टूडेंट में अचानक से भी अक्कर हो सकती है कि एक दिन उसको कोई चीज समझ नहीं आ रही, अगले दिन वो कहे कि मुझे सारी चीजें समझ आनी शुरू हो गई हैं, तो दैट कुड बी अ जंप स्टार्ट प्रोसीजर एज वेल, और इट कुड बी वेरी ग्रेजुअल एज वेल के शुरू में उसको कुछ पता ना चले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो अपनी कॉग्निशन यानी सोचने समझने के प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन करना शुरू हो जाए कि क्या चीजें मुझे कंफ्यूज कर रही हैं, क्या चीजें मुझे आसान लग रही हैं, क्या चीजें मुझे ट्रिकी लग रही हैं, चैलेंजिंग लग रही है, तो हो सकता है कि उसके पैरामीटर चेंज होना शुरू हो जाए। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि असाइनिंग द एक्सरसाइजेस दैट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट कि वो रिफ्लेक्ट कर सकें कि उनके कोर्स वर्क में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें कैसे वो अपनी एग्जेक्टिव थिंकिंग और हायर ऑर्डर थिंकिंग को शामिल करके उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है उसे रेलिवेंट कोई 4-6 चीज़ें आप उनको सपोर्टिव मटेरियल के तौर पे करने को लिए दे देते हैं, तो वो उसके बारे में इनसाइट को काफ़ी इम्प्रूव करने में मदद देती है। फॉरेन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो मैंने ट्रेंड देखा वो यही है, वो टेक्स्ट बुक को बेशक फॉलो करते होंगे और मेन टॉपिक और हेडिंग को ज़रूर क्लास में डिस्कस करते होंगे, और एक इंस्ट्रक्टर शायद मेरा ख्याल है कि एक लिमिटेड एक फोकलाइज सा लेक्चर ही देता होगा, लेकिन उसके बाद वो ज़रूर कोशिश करता है कि कुछ 6 से 7 चीज़ें ऐसी दे दे जो कि स्टूडेंट सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसीजर से, ट्रायल एंड एरर लर्निंग के प्रोसीजर से जाके सर्च करे, सीक आउट करे, डिग आउट करे, उसे क्लास में लेकर आए और उसको उसके बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गेन करे। ऑल राइट, एक और तरीका कार जो हो सकता है स्टूडेंट्स को उनकी मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग स्किल्स में शार्प करने का, इम्प्रूव करने का, उनको इसकी तरफ लाने का, वो हो सकता है पर्सनल लर्निंग जर्नल्स। इसका मतलब ये होता है कि आप एक डायरी बना लें कि मैंने कौन सा टॉपिक बनाया, सीखा, उस टॉपिक के बारे में मुझे पहले क्या पता था, बाद में क्या पता था, इसके आसान पॉइंट्स क्या लगे, इसके मुश्किल पॉइंट्स क्या लगे। तो जो चैलेंजिंग, इंट्रीगिंग, डिफिकल्ट, हिंडरेंस पॉइंट्स होते हैं वो उसके ऊपर फोकस करने के लिए अपने आप को ज्यादा क्लासिफाई कर लेता है, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा क्लियर हेडेड हो जाता है कि व्हाट आई नो एंड व्हाट आई डू नॉट नो। हमारे एक बच्चे का एक डिलेमा ये भी है कि वो बहुत ज्यादा वक्त उस चीज के ऊपर स्पेंड कर देते हैं जो कि उनको ऑलरेडी आती होती है। और ये मैंने, चूंकि मैं तो बायोलॉजी के नेचर के ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ा रही होती हूँ यहाँ पे, एजुकेशनल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड असेसमेंट, दीज आर द डोमेन्स ऑफ द कोर्सेज, साइकोमेट्री, ये कुछ पढ़ाती हूँ मैं। तो मैं अक्सर देखती हूँ कि हमारा बच्चा बहुत सारा वक्त जो है वो मैनेज नहीं करता सही अपने लर्निंग मटीरियल में। वो ऐसी चीजों को लर्न एंड रीलर्न एंड री एक्वायर एंड री एक्वाइज करता रहता है जो कि उसको ऑलरेडी आ रही होती है। जिन चीजों पे वो ब्लॉक होता है, फंसता है, ऑब्स्टेकल है, चैलेंजिंग है, उसको वो अवॉइड करता रहता है, क्या कि मुझे समझ नहीं आई, ये बड़ी डिफिकल्ट है, ये मुझे पॉइंट इसका गेन नहीं हो रहा। तो उसके दिमाग की एक सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस इंक्लिनेशन डेवलप हो जाती है कि उसको अवॉइड करता रहता है, और जब वो उसको अवॉइड करता है तो वो उसके लिए और घैसली एंड घोस्टली बन जाती है, यानी ज्यादा भयानक बन जाती है, और वो फिर उसको बिल्कुल ही छोड़ना शुरू कर देता है। सेलेक्टिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट बहुत छोटी क्लासेस से बहुत सारे बच्चे इसीलिए एक्वायर करना शुरू हो जाते हैं, जो चीज उनको मुश्किल लगती है उसको छोड़ देते हैं। तो जो आपका स्पिरिट है to combat and confront the challenging and the problematic and intriguing points from your lesson, वो बच्चे को उसकी तरफ लेकर आना जो है वो मेटाकॉग्निटिव प्रोसीजर्स के इम्प्रूव करने के लिए एक बड़ी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी के तौर पे सामने आया। अच्छा, अब हर कोई हम में से अलग टाइप ऑफ लर्नर है। अलग टाइप ऑफ लर्नर का मतलब है कि हमारे में से बहुत सारे हैं जो कि आइकॉनिक लर्नर है। आइकॉनिक लर्नर का मतलब है कि विजुअल लर्नर्स हैं, उनको देख के याद होता है। बहुत सारे हमारे में से लर्नर्स हैं जो कि इकोइक लर्नर्स हैं। इकोइक लर्नर्स का मतलब यह है कि वो जब सुनाई उनको देता है कोई डेटा तो उनको सही याद हो जाता है। हम में से बहुत सारे लर्नर हैं जो एनेस्थेटिक लर्नर्स हैं, जैसे वो लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे या प्रैक्टिकली हाथ से कोई सीड ग्रो करेंगे या प्रैक्टिकली हाथ से कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उन्हें जल्दी से चीज समझ आ जाएगी जो कि उनको थ्योरेटिकल लेवल पे समझ नहीं आ रही होती। अच्छा, हम में से बहुत सारे होते हैं जो कि होलिस्टिक या एक्लेक्टिक लर्नर्स होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा सेंसोरियल मोडालिटी की मदद लेते हैं कोई चीज सीखने के लिए। मिसाल के तौर पे कई बार हम लिख भी रहे होते हैं और आंखों से देख भी रहे होते हैं और मुंह से बोल भी रहे होते हैं और मुंह से बोला हुआ डेटा अपना सुन भी रहे होते हैं। तो अगर हम मल्टीपल सेंसोरियल मोडालिटीज इस्तेमाल करें किसी चीज को लर्न करने के लिए तो वो शॉर्टन टाइम पीरियड में हमें ये याद हो जाती है और इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंट पाया गया है। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि जब आप लेक्चर देते हैं तो इट इज अ यूनिफाइड मोडालिटी ऑफ डिलीवरिंग द लेक्चर, और जो लेक्चरिंग होती है दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इन एजुकेशनल स्ट्रीम्स एज नॉट अ वेरी इफेक्टिव सॉर्ट ऑफ लर्निंग। क्योंकि एक बंदा जो बोल रहा होता है उसका जो रजिस्टर्ड डेटा होता है वो बच्चा कितना अब्जॉर्ब कर रहा है, बच्चे की रेसिप्रोसिटी नहीं आ रही, फीडबैक नहीं आ रही, डिस्कशन नहीं आ रही, या उस तरीके से इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे आज के सेशन में भी हैं, अगर ये मैं सेशन आपके क्लासरूम में या हॉल में कंडक्ट करती तो फॉर श्योर जो है आई वुड हैव टेकन द एग्जांपल कि मैं क्या करती कि आप लोगों के इंटरैक्टिव ज्यादा डिस्कशन रखती। अब चूंकि ये है कि माइक ऑफ कराना, ऑन कराना या कनेक्टिविटी बिल्ड करना, और कनेक्टिविटी की वजह से फिर मीटिंग प्रेशर बिल्ड होने की वजह से लाइन लूज ना हो जाए उस तरीके से कनेक्टिविटी से, इन तमाम मसाइल की वजह से ऑनलाइन लर्निंग में इंटरैक्टिव डिस्कशंस काफ़ी ख़राब हो गई हैं। लेकिन इंटरैक्टिव डिस्कशंस और डिस्कशन ओरिएंटेड लर्निंग हैज़ बीन फाउंड टू बी
facilitative for maximum learners across the world globally. इसका मतलब है कि जब स्टडी हैबिट्स की हम बात करते हैं तो डिस्कशन ट्यूटोरियल्स रखना, डिस्कशन ट्यूटोरियल ग्रुप बनाना, डिस्कशन फोकस ग्रुप्स बनाना, फोकस टॉपिक्स के ऊपर उसकी डिस्कशन रखना, इट कुड सर्व एज अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर लर्निंग। तो हमारा जो जर्नल कीपिंग फॉर्मेट होता है उसमें हम लोग जब भी कोई टॉपिक याद करते हैं तो मिसाल के तौर पे उसके एक डायग्राम बना लें, एक स्कीमा चार्ट बना लें, एक बुलेट पॉइंट्स बना लें, ठीक है, एक उसकी स्केच समरी बना लें, उसका एक जिस्ट मटेरियल प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा उसकी स्मॉल जो होती है ना फ्लो चार्ट्स बना लें, विकीज बना लें, उसके डायरी पॉइंट्स बना लें, उसके लिस्टिंग पॉइंट्स बना लें, एनलिस्टेड पॉइंट्स बना लें, या हमारे बहुत सारे ई टूल्स होते हैं जैसे नोटपैड वगैरह है, उसमें उसके मेजर चंक्स को हम ऐड कर लें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक सपोर्टिव डिवाइस का काम कर सकती हैं जो कि हमारे लर्निंग को फैसिलिटेट करती हैं। और ये तमाम की तमाम जो एडेड स्किल्स हैं, एडेड डिवाइसेस हैं, ये हमें मदद करती हैं कि हम लोग इम्प्रूव कर सकें अपनी मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। अच्छा, इनिशिएशन है, मिसाल के तौर पे कोई डेटा लर्न करना है तो आप उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, आप सेल्फ क्वेश्चनिंग कैसे करेंगे कि व्हाट डू यू नो अबाउट दैट एंड व्हाट यू डोंट नो अबाउट दैट, और आपको किस कदर उसके बारे में पता है। फिर आप उस मटेरियल को एक्वायर करते हैं लेक्चर के जरिए, रीडिंग के जरिए, लिसनिंग के जरिए, या एक डॉक्यूमेंट्री वॉचिंग, एनिमेशन वॉचिंग के जरिए, और उसके बाद ये है कि आप उसको सम अप करते हैं। सम अप को हम रैपर कहते हैं। रैपर का मतलब होता है कंक्लूड करना, खात्मा करना, इख्तिसार करके समझना, मुख्तसर करना कि जो भी कंटेंट का ओवरऑल मटेरियल था उसको हम कैसे उसकी क्रक समरी बना सकते हैं, उसकी बुलेट्स कैसे बना सकते हैं, उसकी जिस्ट का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट की टर्म पॉइंट्स, वो कैसे हम लोग उसके बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी लर्निंग ना सिर्फ बूस्टअप हो जाती है बल्कि इससे हमारी मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग स्किल्स भी काफी बेहतर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, for example, consider essay versus multiple choice exam. Research has shown that students use lower level thinking skills to prepare for multiple choice exam. Multiple choice exam attempt करते हुए हम देखते हैं कि बच्चा अक्सर टिप्स एंड ट्रिक्स का सहारा ले रहा होता है, जैसे कि ऑप्शन दी नहीं है तो ये नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, तो अच्छा ये होगी। Like this is the typical strategy that a typical learner, like irrespective of कि पाकिस्तान का कहीं का है, वो guessing टेक्निक को कैसे यूज कर रहा है। इसलिए आपके दिमाग की टेंडेंसी होती है सरमाइजिंग या गेसिंग। सरमाइजिंग, SURMISING, सरमाइजिंग और गेसिंग हमारे ब्रेन की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, गैस कर लेना। तो अगर हमारी एक माइंड इंक्लिनेशन होती है गेसिंग की, सरमाइजिंग की, एस्टिमेशन की, जो कि हमारे तजुर्बे के नतीजे में हमारी प्रायर लर्निंग या एक्सपीरियंस या फिर हमारी इंसाइट या हमारा एप्टीट्यूड, हमारा इंटरेस्ट लेवल, हमारे प्रायर लर्निंग पैटर्न्स और हमारे ऑनगोइंग लर्निंग पैटर्न्स, बहुत सारी चीज़ों से डिटरमिन होती है कि हमारी इंक्लिनेशन क्या है, हमारा रुझान क्या है। तो वो उन तमाम चीज़ों से हम एस्टिमेट भी करते हैं, सरमाइज भी करते हैं, तुक्का भी लगाते हैं, गैस भी लगाते हैं। किसी का अच्छा हो जाता है, किसी का नहीं अच्छा रहता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मल्टीपल चॉइस लेवल के एग्जाम्स होते हैं, दे डू नॉट प्रोवाइड अ वेरी रिच कॉन्टेक्स्ट फॉर द पार्टिसिपेंट टू गो फॉर द मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। ठीक है, अच्छा, ऐसे टाइप पे लिया जाए तो उसमें हायर मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को शार्पन किया जा सकता है, पॉलिश किया जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है, क्योंकि आप अपने दिमाग में कंटेम्पलेट करते हैं, आप गौर खोज करते हैं, आप मेडिटेट करते हैं, आप डीपर थिंकिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। तो इसीलिए देखा गया है कि जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो स्टूडेंट्स को एक डिफरेंट सेंस ऑफ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सिचुएशनल रिफ्लेक्शन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, जो कि अदरवाइज किसी भी और एवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी से पॉसिबल नहीं है। एक और स्ट्रैटेजी which has been found to be very successful for this is known as facilitate reflexive thinking. Reflexivity is the metacognitive process of becoming aware of our biases. अगर हमें पता चल जाए कि हमारी बाइसेस क्या हैं तो यकीन माने कि हम अपनी लर्निंग को तकरीबन 35 से 45% इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेस? मिसाल के तौर पे जितनी भी एजुकेशनल साइकोलॉजी की रिसर्च की गई है एग्जाम एंजाइटी पे, एग्जाम एवेल्युएशन, एप्रीहेंशन पे या फिर स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल्स पे, वो ये शो करती है कि अक्सर बच्चा जिस मटेरियल के बारे में बाइस्ड होता है, जो उसको पसंद नहीं होता, जिसके बारे में वो एवर्जन रखता है, इंक्लिनेशन नहीं रखता, इंटरेस्ट नहीं रखता, फॉन्डनेस नहीं रखता, उसको वो अवॉइड करता है, अवॉइड करता है। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी नेचुरल टू द ह्यूमन नेचर। इंसानी फितरत से बिल्कुल अकॉर्डिंग है। हमें कोई शख्स भी अच्छा ना लगे डेली लाइफ में तो हम उसको अवॉइड करते हैं।
अगर कोई ऐसा रिश्ता है जिसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते तो हम उसको अपने आप को मजबूर करके, फोर्स करके तो उसकी तरफ ले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम इसको अवॉइड कर जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी जो पर्सनल प्रेजुडिसेस होती हैं, हमारी अनकॉन्शियस और सब लर्नर की बात करते हैं, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी लर्नर की, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट का तो एक एडवर्सरियल, एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट ये भी है ना कि उस बेचारे ने तो 3 जुबानों को डील करना है, जिसको हम मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। यहाँ पे जितने भी बायोलॉजी के लोग हैं या जितनों ने भी ब्रेन साइंसेस पढ़ी हुई है या ब्रेन से रिलेटेड एनाटॉमी और न्यूरोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ी हुई है, दे वुड इंडोर्स दिस पॉइंट, वो इस पॉइंट को सपोर्ट करेंगे कि जो मल्टीलिंग्विस्टिक लर्नर्स होते हैं उनकी बेशक लर्निंग बेहतर होती है दूसरों से, लेकिन मल्टीलिंग्विस्टिक लर्निंग जो होती है मोस्ट टीडियस एंड मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट होती है। तो हमारा बच्चा बेचारा वही है जो कि घर में पंजाबी बोल के जा रहा है, स्कूल में टीचर के साथ उर्दू बोल रहा है, और अल्टीमेटली जब वो सीखने का टाइम आता है तो ना किताब उर्दू में है ना पंजाबी में है, बल्कि वो अंग्रेजी में है। वो एक तीसरी एक चैलेंजिंग सिचुएशन में है। तो इससे ये पता चलता है कि पहला टारगेट मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजी में पहला स्टेज, पहला स्टेप जो होता है टू प्रमोट मेटाकॉग्निटिव लर्निंग इन द स्टूडेंट, वो होता है कि हम कंटेंट को कॉम्प्रीहेंड करें। अब कॉम्प्रीहेंड वैसे सबसे ज्यादा अच्छा अपनी मदर टंग में होता है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे प्रोविंसेस हैं जहाँ पे वो अपनी मदर टंग और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसको वो उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है, कुछ स्टेट में फ्रेंच है, कुछ स्टेट में अंग्रेजी है, इसके अलावा उनके लर्नर को कोई जुबान बोलनी नहीं आती। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र है और वो सारे, उनको तो हिंदी भी बोलनी नहीं आती, वो तो सिर्फ अपनी ही जुबान बोलते हैं या फिर अंग्रेजी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द टेक्स्ट जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस सिलसिले में हम लोग अपने लर्नर को कॉम्प्रीहेंशन कराने के लिए जो भी तरीका इख्तियार करें, दैट इज इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी डन। इसमें हम लोग उसकी रीडिंग स्किल्स बेहतर करें, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बेहतर करें, वो तमाम स्किल्स हैं जो कि एक लर्नर को अच्छा लर्नर बनाने में मदद देती हैं। किस तरीके से कीवर्ड कंडीशंस को अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से वोकेबुलरी को सिंप्लीफाई करके उसको एब्जॉर्ब करना है, उसकी सेंसिंग समझनी है, कैसे फुल ब्लॉन समरीज एंड की पॉइंट्स एंड जिस पॉइंट्स बनाने हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं टेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सेकेंड स्टेज ये होती है कि वी शुड बी नोइंग एंड वी शुड बी इंश्योरिंग हाउ टू रिट्रीव द टेक्स्ट डिटेल्स फ्रॉम द मेमोरी। रिट्रीवल प्रैक्टिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम कहते हैं ना कि ठीक है बेटा याद कर लिया, अब लिख के दिखाओ, लिख के दिखा दिया। आप कहते हैं देखिए जी ये तुमने टोटल 25 पॉइंट्स में से जो है 7 पॉइंट छोड़े हैं, फिर आप कहते हैं दोबारा लिख के दिखाओ, दोबारा लिख के दिखाना के वो, अब आप कहते हैं जी 4 पॉइंट छोड़े, फिर 2 पॉइंट छोड़े। तो रिट्रीवल प्रैक्टिस और रिहर्सल और रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग लर्निंग के जो गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं उसमें री लर्निंग भी कहते हैं। तो जो री लर्निंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी के लर्निंग पैटर्न्स को बेहतर करना चाहते हैं तो उसको टेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन कराएं, मटेरियल को एक्वायर कराएं, और उसके बाद थर्ड स्टेप पे उसको रिहर्सल और रिट्रीवल की तरफ लेकर आएं। और मल्टीपल रिट्रीवल और रिहर्सल जो होते हैं वो हमारे ब्रेन में न्यूरोनल पाथवेज को शार्पन कर देते हैं, जिसके नतीजे में डेटा की इनकोडिंग भी अच्छी हो जाती है और रिट्रीवल या रिकॉल भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। जो मेमोरी इनकोडिंग है जितनी वो इंपॉर्टेंट है, उतनी रिट्रीवल और रिकॉल इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी इनकोडिंग होगी, जितनी क्लासिफाइड, सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकोडिंग होगी, उतना अच्छा रिकॉल और रिट्रीवल होगा। सो इस सिलसिले में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक लर्निंग टेक्निक में सिर्फ इनकोडिंग या मटीरियल को समझना, रिटेन करना, लर्न करना, एक्वायर करना, उसी को अहमियत हासिल नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है कि हम देखें कि हमारा जो लर्नर है, हमारा जो स्टूडेंट है, वो रिकॉल या रिट्रीव कैसे करता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्कूल्स, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट लेवल के, बहुत सारे कॉलेजेस, इवन हमारी यूनिवर्सिटी के, मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी को भी शामिल करती हूँ, हम लोगों का फोकस जो होता है वो इनकोडिंग पे होता है कि स्टूडेंट ये सीख जाए, पढ़ जाए, बस। फिर उसकी प्रॉम्प्टिंग हम नहीं करते, रिट्रीवल नहीं करते, उसकी रिटेंशन नहीं चेक करते, उसका रिकॉल और रिट्रीवल एग्जाम के अलावा आगे पीछे कभी भी उसका पॉलिश नहीं कराते। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसकी फीडबैक लेना, उसका रिकॉल लेवल चेक करना, रिट्रीवल लेवल चेक करना कि कितना रिटेन कर पाया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक रिसर्च की गई थी जिसमें ट्रेडिशनल लेक्चरिंग मॉड के जरिए स्टूडेंट को लेक्चर डिलीवर किए गए और ये देखा गया कि 100 की क्लास में से तकरीबन 43
30% स्टूडेंट ऐसे थे जो कि उस लेक्चरिंग मटेरियल का 30% रिकॉल कर सके, बाकी सारे स्टूडेंट जो है वो उसको भूल चुके थे। और जब 1 दिन और 2 दिन के डिले से उसको किया गया तो वो जो लर्नर सिर्फ लेक्चर के जरिए रिटेन कर पाए थे, कोड कर पाए थे डेटा को, उनकी तादाद 18 से 20 रह गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पैटर्न्स ऑफ लेक्चरिंग है, दैट इज नॉट अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू प्रमोट द मेटाकॉग्निटिव लर्निंग और द गुड लर्निंग स्ट्रैटेजीज इन द लर्नर। अच्छा जी, आगे फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने कहा कि ये 9-10 के जो एकेडमीज हैं और जो अच्छे स्कूल माने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ गेनिंग अ लॉट मेनी मार्क्स, उनकी एक ही तो स्ट्रैटेजी होती है कि वो बार बार टेस्ट कंडक्ट करते हैं और फीडबैक फिनोमेना का सहारा लेते हैं in order to polish the student. They provide a very prompt and effective feedback to the student multiple times, like probably hundreds of the time of the same topic during the whole academic year, जिसकी वजह से वो बच्चा पॉलिश करने में आसानी हो जाती है। तो हमारी जो रिट्रीवल प्रैक्टिसेस हैं इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये भी हमारी मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को शार्पन करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लीज माइक म्यूट कर लें, काइंडली माइक म्यूट कर लें। मेटाकॉग्निशन एंड गोल सेटिंग, देखा ये गया है कि वो बच्चे जो मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजी सीख जाते हैं, वो बच्चे जो कि मेटाकॉग्निटिव स्किल्स एंड स्ट्रैटेजीज को एक्वायर कर लेते हैं, उनके मुताबिक चलना शुरू हो जाते हैं, अपनी लर्निंग को प्रोग्राम कर लेते हैं, उनकी गोल सेटिंग बहुत डिफरेंट हो जाती है फ्रॉम द टिपिकल और एल्सवर्थ लर्नर्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि हमारी गोल सेटिंग इंप्रूव हो जाती है, हमारी टारगेट सेटिंग इंप्रूव हो जाती है और हमारा फोकस हो जाता है स्किल डेवलपमेंट, रादर देन दैट कि हम ब्लाइंड रट्टा मारे हो या ब्लाइंड डेटा को रिटेन कर रही हो और सिर्फ एग्जाम तक के लिए रिटेन कर रही हो, बाद में भूल जाना हो हमें, ठीक है। तो वो जो टेक इन टेक ऑफ स्ट्रैटेजी ऑफ लर्निंग है वो बिल्कुल हमारी चेंज हो जाती है, रादर हमारे अंदर वो स्किल बनकर एक परमानेंट हिस्सा बन जाती है हमारे लर्नड रेपर्टायर का, हमारे एक्वायर्ड रेपर्टायर का वो मुसलसल हिस्सा बन जाती है। तो मेटाकॉग्निशन और गोल सेटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दो स्टूडेंट्स who acquire the skills, effective metacognitive skills, they tend to set up the goals which are quite different from the one जो कि हमारे ट्रेडिशनल लर्नर से काफी ज्यादा वेरी करता है। उसके बाद हम चलते हैं नाउ द डेफिनेशन। व्हाई नाउ द डेफिनेशन? क्योंकि मुझे लगता है कि अब हम इसकी टेक्निकलिटी को थोड़ा समझ पाएंगे। Though this term was initially as a primitive term introduced in 1979 by John Flavel, लेकिन इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा काम किया गया वो 87 और 90s में किया गया और या 2001 के बाद से किया जाता रहा है। फ्लेवल जो कि अर्लीस्ट कंट्रीब्यूटर है मेटाकॉग्निशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराने वाला है, उसने कहा था कि मेटाकॉग्निशन कंसिस्ट ऑफ बोथ मेटाकॉग्निटिव नॉलेज एंड मेटाकॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस और रेगुलेशन। कि जब हम कहते हैं कि मेटाकॉग्निशन हमारे जहन जो है वो सोचों के बारे में एक्सपर्ट हो गया है कि वो सोच के बारे में सोच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मेटाकॉग्निटिव नॉलेज और मेटाकॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस भी हमारे एक रेगुलेशन रिदम पैटर्न पे आते जा रहे हैं, यानी हमारे तजुर्बात और हमारा इल्म भी जो है वो उसके मुताबिक सिंक्रोनाइज होता जा रहा है, हार्मनी में आता जा रहा है, पैटर्निंग पे आता जा रहा है, रिदम में आता जा रहा है। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज रिफर्स टू एक्वायर्ड नॉलेज अबाउट कॉग्निटिव प्रोसेसेस। अब कॉग्निटिव प्रोसेसेस कौन से हैं? अब प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिएटिविटी है, डीपर थिंकिंग है, रीजनिंग है, एनालॉगस थिंकिंग है, एनालॉजीज के जरिए सीखना, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। तो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हमारे असल में एक नहीं है, ये हमारे हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेसेस सारे इसमें आते हैं, जिसमें डिसीजन मेकिंग भी है, जिसमें इंटेलेक्चुअल रीजनिंग भी है, जिसमें कंटेम्पलेशन है, मेडिटेशन है, स्पेकुलेशन है, ये तमाम की तमाम चीजें हमारी जो है वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस में शामिल होती हैं। फ्लेवल फर्दर डिवाइड्स मेटाकॉग्निटिव नॉलेज इनटू 3 कैटेगरीज। वो कहता है कि 3 कैटेगरीज हैं जिसके जरिए मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को हम इंप्रूव कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर रिक्वायर कर सकते हैं। पहला वेरिएबल हमारा इसमें है नॉलेज ऑफ पर्सन वेरिएबल्स। वही जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि एक शख्स के अंदर कितनी मोटिवेशन है कि वो लर्न करना चाहता है, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करना चाहता है, लर्निंग के बेहतर पैरामीटर्स अडॉप्ट करना चाहता है, अपने मटेरियल को ज्यादा फॉन्डली, ज्यादा डीपली डिगिंग करके एक्वायर करना चाहता है। तो ये तमाम पर्सन वेरिएबल्स हैं। जेंडर भी हो सकती है, फॉन्डनेस भी हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है, इंटेलिजेंस लेवल हो सकता है, एप्टीट्यूड हो सकता है, एक बंदे की डिस्पोजिशनल स्टेट जैसे कि लेवल ऑफ फटीग और ये सारा कुछ भी हो सकता है, एग्जॉस्शन, लेवल ऑफ एग्जॉस्शन, लाइफ सिचुएशन, हेल्थ स्टेटस, ये तमाम पर्सन वेरिएबल्स हैं जो कि एक इंसान की मेटाकॉग्निशन पे असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा टास्क वेरिएबल हो सकते हैं कि जो चीज़ उसे लर्न करनी है या जिस चीज़ के ऊपर उसे सेल्फ
रिफ्लेक्शन करनी है, क्या वो उसकी पसंद की है, क्या वो उसकी तरफ बाइस्ड है, क्या वो उसके लिए एक फैसिलिटेटिव टॉपिक है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा स्ट्रैटेजी वेरिएबल्स हैं कि क्या तरीक़ाकार इख्तियार करके वो शख्स उसको सीखने की या उसके बारे में डीपर थिंकिंग में इंडल्ज होने की कोशिश करता है, इसको स्ट्रैटेजी वेरिएबल्स कहते हैं। तो फ्लेवल का कहना था कि हमारा मेटा कॉग्निटिव नॉलेज इन तमाम चीज़ों से इफेक्ट होता है कि हमारे लर्नर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स हैं, हमारे लर्नर के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, फिर जो मटेरियल हमने लर्न करना है उस टास्क की क्या नौयत है, और तीसरा हमारी लर्निंग स्ट्रैटेजी जो है वो क्या है। अच्छा, द वर्ड मेटाकॉग्निशन, अगर हम लोग इसके ओरिजिन को इसकी डायसेक्ट करें कि ये टर्म किस कॉम्बिनेशन से बना है, तो मेटा मीन्स अबाउट एंड कॉग्निशन मीन्स थिंकिंग। द वे यू थिंक अबाउट थिंकिंग, the way you process your thinking style, that is the metacognition. So it is a purposefully thinking about one's own thinking strategies when people are able to learn to think and think to learn. Metacognition is the regulatory system people use to understand and control on cognitive performance. It involves people being very aware of how they learn, being aware of how they learn, what strategies meet their needs, evaluating the effectiveness of strategies, and then implementing the best plan of action to optimal learn. कहने का मतलब ये है कि एक इंसान इसको जब रेगुलेटरी सिस्टम के तौर पे एक्वायर कर लेता है तो वो उसकी ज़ाती ज़िंदगी में इसको फ़ायदे एक्वायर करना शुरू कर देता है, क्योंकि एक इंसान इन स्ट्रैटेजीज़ को एक्वायर करने के बाद अपनी एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट को, अपनी नीड्स को, अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लेवल को, अपनी पर्सनल एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने के काबिल हो जाता है। मेटाकॉग्निशन हमारा प्रोसेस भी है। जब एक लर्नर प्लान कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है उसको, अपने टास्क को उसको एवेल्युएट कर रहा होता है, उसके बारे में चेंजेस देख रहा होता है और अपने लर्न बिहेवियर्स के टारगेट पैरामीटर्स को डिफाइन कर रहा होता है। मेटाकॉग्निशन फेज को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं और इसको साइकिल इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये हमारा थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। इसमें पहला स्टेप होता है प्लानिंग, दूसरा मॉनिटरिंग और तीसरा एवेल्युएशन। कि पहले जो चीज़ सीखनी है उसके बारे में प्लान करना, कंसीव करना, आइडिया बिल्ड करना, स्कीमा चार्ट बनाना, स्ट्रैटेजीज डिवाइस करना, फिर उसके बाद उसको इनकोड करना, एक्वायर करते हुए उसकी मॉनिटरिंग करना, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन कॉन्टिन्यूसली साथ साथ हर स्टेज या स्टेप पे चलता रहता है और आखिर में जाके उसको इवेल्युएट करना। प्लानिंग फेज में लर्नर थिंक अबाउट द लर्निंग गोल, कि टीचर किस लर्निंग गोल के साथ पढ़ाना चाह रहा है, क्या वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, क्या वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, क्या वो टेक्निकल नॉलेज एक्विजिशन है, क्या वो थ्योराइजिंग एंड जनरलाइजेशन के टारगेट्स हैं जो कि वो एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इसमें इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था, और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यही कहती है कि एक लर्नर जो है वो लर्न करते हुए अपना क्या टारगेट मुकर्रर करता है, उसके ऊपर उसकी तमाम की तमाम लर्निंग डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में हम लोग लर्निंग टारगेट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव या लर्निंग गोल्स कहते हैं। इसे लर्निंग गोल ओरिएंटेशन LGO भी कहते हैं। अच्छा, दूसरा फेज हमारा जब एक लर्नर का मेटाकॉग्निटिव स्किल्स में आता है उसे मॉनिटरिंग कहते हैं, कि क्या एक लर्नर इंप्लीमेंट कर रहा है अपने प्लान को और उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है, क्या अपनी प्रोग्रेस को वॉच आउट कर रहा है, अपनी प्रोग्रेस को क्रिटिकली देख रहा है, और अगर उसका जो प्लान ऑफ लर्निंग है कामयाब नहीं हो रहा तो क्या वो उसमें अमेंडमेंट्स कर रहा है, क्या उसकी वो क्रिटिकल इवैल्यूएशन साथ साथ कर रहा है। और इवैल्यूएशन फेज जो है वो ही डिटरमिन करता है कि एक लर्नर की जो लर्निंग मटेरियल है वो सक्सेसफुल है या नाकाम है। ठीक है, तो हो सकता है कि जो तरीका कार वो अख्तियार करे उसके नतीजे में एक लर्नर अच्छा लर्न करने के काबिल हो जाए या एक नाकाम लर्नर के तौर पे मौजूद है। तो इसमें स्टेज में, इवैल्यूएशन स्टेज में रिफ्लेक्शन हमें सबसे ज्यादा सामने नजर आती है। हालांकि ये प्लानिंग और मॉनिटरिंग फेज में भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इवैल्यूएशन फेज, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग फेज में भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इवैल्यूएशन फेज में रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिफ्लेक्शन के जरिए, रिफ्लेक्शन क्योंकि एक बुनियादी पॉइंट बन जाता है हमारा सेल्फ मॉनिटरिंग का, क्योंकि जब हम प्लान मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं तो हम इवैल्यूएट भी कर रहे होते हैं, प्लान भी कर रहे होते हैं, और रिफ्लेक्ट भी कर रहे होते हैं और इवैल्यूएट भी कर रहे होते हैं। So this helps encourage the learner to self-question throughout the process whether it will support the reflection or not. अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और काम फ्लेवल के बाद जिसने एक्सपैंड किया उस वो है, इट इज बाय सोवियत साइकोलॉजिस्ट लेव विगोट्स्की ने थ्योरीज जो हैं वो इसके बारे में दी थी, मेटाकॉग्निशन की थ्योरीज को एक्सपैंड आउट किया था, मल्टी डायमेंशनैलिटी उसके अंदर ऐड की थी, और उसने कहा था कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि एक लर्नर जो है वो अपने करीब तरीन के मवाद को सबसे ज़्यादा गेन करता है। इवन अपने बॉडी में भी जब उसके मैचुरेशन आती है तो स्पाइनल कॉर्ड के पास के रीजन्स में सबसे ज़्यादा मैचुरेशन पहले नज़र आती है, और बाद के लिम्स की और उंगलियों की और हाथों की और पाम की और हैंड्स की और एल्बोज की और शोल्डर्स की, ये बारी बारी हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल पॉइंट से बाद की तरफ हमारी डेवलपमेंट की मैचुरेशन और स्ट्रेंथनिंग जो है वो एक्सपैंड करती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक इंसान जब प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट फिनोमेना के तहत मूव करता है तो इसमें भी यही होता है कि एक इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से अपने करीबी से आउटर की तरफ लेकर जाता है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉग्निटिव प्रोसेस की, वो लर्नर कैसे एक्वायर करता है, वो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी बेस्ड है, जिसके मुताबिक लर्नर हमारा जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस काबिल कर लेता है कि वो रेगुलेट कर सके अपनी कॉग्निटिव एक्टिविटीज को, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मेटाकॉग्निशन पे जितनी भी तहकीक हुई है वो यही साबित कर रही है कि हमारा जो बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं वो हमारा फंडामेंटल पार्ट है लर्निंग का, और ये कॉग्निटिव प्रोसेसेस हमारे जो है वो मेमोरी और अटेंशन को बूस्ट अप करते हैं। जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन में इंडल्ज करते हैं, सेल्फ फोकसिंग पॉइंट को मास्टर कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा इल्म और मुराकबा का, के पुराने ज़माने में एक स्पिरिचुअलिस्टिक एक्टिविटी थी जिसे मुराकबा कहा जाता था, जिसमें अंधेरा करके ख़ास किस्म के कलर की रोशनी को फोकस किया जाता था और अल्लाह ताला के नाम की कुछ तस्बीहात पढ़ी जाती थी, उसे मुराकबा कहते थे। तो अगर आप रिलेट कर सकें तो इसमें बहुत सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें हम लोग अपनी तवज्जो को तमाम डिस्ट्रैक्टर से, डाइवर्जन पॉइंट से हटा के एक फोकलाइज्ड फोकस पॉइंट पे, कंसंट्रिक पॉइंट पे, कॉन्सेंट्रेटिव पॉइंट पे लाने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग इसके जरिए हम लोग अपने मेमोरी और अटेंशन को बहुत ज़्यादा बेहतर कर लेते हैं। ठीक है, तो इफ वी वांट टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर लर्निंग एंड अटेंशन, तो हमें कॉग्निटिव प्रोसेसेस अपने इंप्रूव करने चाहिए, और कॉग्निटिव प्रोसेसेस को इंप्रूव करने के लिए जो बेहतरीन स्ट्रैटेजी है वो मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज को आज तक माना गया। अच्छा, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लर्नर्स। इसको डेविड पर्किन ने 1992 में कुछ इस तरीके से क्लासिफाई कर दिया कि हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाले जो लर्नर्स होते हैं उनकी ये ब्रॉडर कैटेगरीज होती हैं, जिसमें सबसे पहले उसने आइडेंटिफाई किया कि देयर आर टेसिट लर्नर्स। टेसिट लर्नर्स आर दोज लर्नर्स दैट आर अनअवेयर ऑफ देयर मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, दे डू नॉट थिंक अबाउट एनी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉर लर्निंग एंड दे मेयरली एक्सेप्ट इट इफ दे नो समथिंग और नॉट। कोई चीज देखी, उसको एज इट इज याद कर लिया, रट्टे की तरह ले लिया, उसको जाके वैसे ही रिप्रोड्यूस कर दिया, वैसे ही याद किया, वैसे ही भूल दिया। तो ये टेसिट लर्नर्स होते हैं। अवेयर लर्नर्स वो होते हैं जो कि अपने मटेरियल के बारे में थोड़ी कॉम्प्रीहेंशन गेन करते हैं, थोड़ी अवेयरनेस गेन करते हैं, थोड़ी सेंसिटिविटी लेते हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजिक लर्नर आते हैं जो कि टिप्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी मटेरियल को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद रिफ्लेक्टिव लर्नर्स आते हैं। तो रिफ्लेक्टिव लर्नर्स वो लर्नर्स होते हैं जो कि ना सिर्फ उस मवाद को सोचते हैं, समझते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, बल्कि उसके ऊपर क्वेश्चन भी करते हैं, उसके ऊपर इवैल्यूएशन भी करते हैं, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी करते हैं, क्रिटिक भी पुट अप करते हैं। ये रिफ्लेक्टिव लर्नर्स होते हैं। और रिफ्लेक्टिव लर्नर्स के अंदर पिछले वाले तीनों लर्नर्स की क्वालिटीज एसेंशियली पाई जाती। चले जी, अब ये देखते हैं कि हु प्रैक्टिसेस मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन को प्रैक्टिस करने वाला कौन शख्स होता है? मेटाकॉग्निशन को प्रैक्टिस करने वाला वो शख्स होता है, चाहे वो इंस्ट्रक्टर है या स्टूडेंट है, जो कि सिस्टमैटिक है, डिसिप्लिन्ड है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, सेल्फ रेगुलेटेड है, जो कि अपने लेसन को पहले प्लान करता है। देखिए, बहुत सारे छात्र हैं जो कि क्लासरूम में आते हैं तो हैपहैज़र्ड लेसन देते हैं, कुछ नहीं पता चलता कि लेसन या टॉपिक स्टार्ट कहाँ से हुआ था, खत्म कहाँ हो गया, दरमियान की डिस्कशन कहाँ गई, वाइंड अप कहाँ हो गया, बिगनिंग क्या थी, बैकग्राउंड क्या दिया गया था। वो इन तमाम चीज़ों को एक सीक्वेंस या एक रिदम से नरेट ही नहीं कर पाते, बल्कि वो हैपहैज़र्ड लेक्चर देते हैं। ठीक है, जो पॉइंट जहाँ याद आ गया बस डिलीवर कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेटाकॉग्निटिव इंस्ट्रक्टर्स होते हैं या मेटाकॉग्निटिव ओरिएंटेड लर्नर्स होते हैं, वो सबसे पहले अपने लेसन को प्लान करते हैं। प्लान करते हुए वो कंटेंट के सीक्वेंस का ख्याल रखते हैं, वो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी के मैनेजमेंट का ख्याल रखते हैं, वो उसकी कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस करते हैं, अपने आप को ट्रैक पे रखते हैं, फोकस पॉइंट पे रखते हैं, और टाइम टू टाइम वो उसकी इवैल्यूएशन करते रहते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते रहते हैं कि क्या कुछ सीखा है, किस कदर सीखा है, क्यों सीखा है, और उसका अल्टीमेट आउटकम क्या है।
इसके बारे में बहुत सारी ये रिसर्चेस की गई थी, जो कि आप स्लाइड्स ले लीजिएगा और इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन देखा ये गया है कि वो लर्नर जो कि स्ट्रॉन्ग मेटा कॉग्निटिव स्किल्स रखते हैं, उनको अपने आहिस्ता आहिस्ता अपने मेमोरी की लिमिट्स और अपने मेमोरी के स्ट्रेंथ पॉइंट समझ आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे उनको अपने रिटेंशन और मेमोरी के लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ पॉइंट समझ आते हैं, तो उनको उनकी लर्निंग कैपेसिटी, लर्निंग कैपेबिलिटी बेहतर होना शुरू हो जाती है। और जो बच्चे अपने आप को सेल्फ असेसमेंट में डालते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन में डालते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन में डालते हैं, दे टर्न आउट टू बी बेटर लर्नर देन द ट्रेडिशनल लर्नर। उनको सेल्फ मॉनिटर्ड लर्नर, सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर्स भी कहा जाता है। और एट द वे का पेंडेमिक ये साबित हुआ है कि जो सेल्फ रेगुलेटेड या सेल्फ मॉनिटर्ड लर्नर्स हैं, वो सबसे बेहतरीन तरीके के लर्नर है, क्योंकि वो लेसन सुनने के बाद खुद अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि आज मैंने सीखा तो क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। अच्छा, जो स्टूडेंट के अंदर मेटा कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज प्रमोट करने की बात है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पहले उनके अंदर एक अवेयरनेस लेवल प्रोड्यूस करें, उनके अंदर सेंसिटाइजेशन डेवलप करें, उनके अवेयरनेस पॉइंट्स को करीब लेकर आएं, और उसके बाद फिर हम आगे मूव कर सकते हैं। और एक स्टूडेंट को क्या बताने की जरूरत होती है कि बेटा अवेयरनेस का क्या मतलब है। अवेयरनेस का मतलब है आगाही। आगाही का मतलब है किसी टॉपिक के बारे में अवेयर होना, आगाह होना, बेसिक नॉलेज गेन करना, उसके बाद उसकी डिटेल इकट्ठी करना, दैट इज द नोइंग फेज। और नोइंग फेज के बाद ये है कि हम लोग अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी डिवाइस कर लें, चूज कर लें कि इसमें से क्या चीज हमें समझ आ रही है, क्या चीज मुश्किल लग रही है, उसके मुताबिक हम लोग अपनी कॉग्निशन को रेगुलेट करें। रेगुलेशन ऑफ कॉग्निशन। रेगुलेशन ऑफ कॉग्निशन का मतलब ये होता है कि हम अपना गोल सेट करें, गोल सेट करने के बाद हम उसको मॉनिटर करें और उसको इवैल्यूएट करें। So that is very, very important that we tend to take up all the steps which could be optimally or possibly be chosen in order to get the regulation of cognition. Just a second. ये stuck कर गया। मेटा कॉग्निशन के कॉन्सेप्ट को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, साइकोलॉजी के डोमेन में काफी टेकअप किया गया और उन्होंने मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस इन्वेंटरी बनाई जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पे। आप एक बच्चे के अंदर जब स्किल्स डेवलप करना शुरू करते हैं तो आप उसको इस इन्वेंटरी के जरिए चेक भी कर सकते हैं कि किस कदर उसकी अवेयरनेस स्ट्रैटेजीज और मेटा कॉग्निटिव स्किल्स जो है पॉलिश हो गई हैं। जिस तरीके से हम IQ निकालते हैं, EQ निकालते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट, इमोशनल कोशेंट निकालते हैं, हम किसी का इंटरेस्ट लेवल्स डिटरमिन करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम उसके मेटा कॉग्निटिव लेवल्स को भी डिटरमिन कर सकते हैं कि नॉलेज ऑफ कॉग्निशन उसकी कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, और उसको कैसे पॉलिश किया जा सकता है। उसके लिए डिफरेंट प्रैक्टिसेस और स्किल्स रखी जा सकती हैं। स्किल हमेशा ग्रेजुअली एक्वायर होती है। जैसे आपने ड्राइविंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, कुकिंग करनी है, स्टिचिंग करनी है, गार्डनिंग करनी है, इट इज पॉलिश्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होगा कि आज आप सीखें और आज ही मास्टर हो जाए। मेटा कॉग्निटिव स्किल्स भी कुछ इसी तरीके की कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं जिनको आप एक्वायर करते हैं आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर दैट कम एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस दैट इट इज रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर। ये लीहे की या पेपेलियन ओल्स की डेफिनेशन है जो कहती है कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग ऐसी हर चीज है जो कि हमारे बिहेवियर में तब्दीली का बायस बनती है, पॉजिटिव या नेगेटिव तब्दीली का बायस, और ये तजुर्बे के नतीजे में हमारे अंदर अक्कर होती है। और जो कुछ भी हम लर्न करते हैं वो हम रिकॉल कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि लर्निंग मेमोरी की तरफ लेके जाती है। लर्निंग मेमोरी, अगर हमने इनकोडिंग सही नहीं की तो हम रिकॉल भी नहीं कर सकते। मेमोरी के 3 ही स्टेप्स होते हैं, अगर आपको पता हो, इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो अगर मेमोरी की 3 स्टेजेस हैं, इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, तो पहले हमने सीख लिया, सीखने के बाद रिटेन कर लिया, रिटेन करने के बाद इनकोड उसको प्रॉपर्ली कर लिया, इनकोडिंग के बाद उसकी स्टोरेज हमारी रिहर्सल और रिविजन और रिविजन पॉइंट्स के जरिए बेहतर होती रहती है, जिसके नतीजे में उसको रिट्रीवल या रिकॉल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, एक लर्निंग होती है जिसे ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं, जिसे भूल भुलैयों पे मबनी लर्निंग भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मेटा कॉग्निटिव लर्निंग होती है उसका ट्रायल एंड एरर लर्निंग के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। बच्चा एक चीज याद करेगा, गलतियां करेगा, गलतियों के ऊपर उसको पेनल्टी मिलेगी और पेनल्टी के नतीजे में सबक सीखेगा और उसके बाद उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो जितनी भी हमारी मेटा कॉग्निटिव स्किल्स की एक्वायरिंग होती है या लर्निंग होती है, एक्विजिशन होती है, प्रैक्टिस होती है, वो हमारी ट्रायल एंड एरर लर्निंग से काफी क्लोजली रिलेटेड होती है। अच्छा जी, आगे आप वैसे इसको देख लीजिएगा। इट इज जस्ट लाइक सम ऑफ द रिसर्चेस जो कि इसके अंदर लिंकिंग डेवलप करती हैं। वैसे बाकी की स्लाइड्स में जितना भी जिस मटेरियल था मैंने इसको डिस्कस कर दिया है, बिकॉज आई हैड टेकन
put up a request to the coordinator that I would like to leave by 3:45 since I have to leave for a meeting. तो मैंने आपका बहुत सारा जो डेटा बाद की स्लाइड्स में आपका आएगा वो आपका इसी जस्ट के अंदर कवर कर दिया है। जैसे मैंने सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर की बात की थी, तो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के बगैर ऑनलाइन लर्निंग हो ही नहीं सकती। जो आप में से जिन लोगों ने PhD प्रोग्राम ऑप्ट किया होगा या फॉलो किया होगा या PhD कंप्लीट कर ली होगी, वो भी जानते होंगे कि MPhil PhD MSc जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो हमारे सारे के सारे जो हैं वो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग बेस्ड होते हैं, क्योंकि हम लोग जितना अपनी प्रॉम्प्टनेस, अपनी इंटरेस्ट, अपने इंक्लिनेशन और अपने फोकसिंग पॉइंट के साथ आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा उस तरीके से कंप्लीट होता जाता है। लेकिन अब बहुत छोटे लेवल पे, जैसे कि छोटे स्कूलों के लेवल पे भी ऑनलाइन लर्निंग का प्रोग्राम प्रमोट किया गया, तो उससे ये भी पता चला कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको भी सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग की तरफ लेके आना पड़ेगा। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के भी ये हालात हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बच्चा जिम्मेदारी ले, सेल्फ ऑटोनॉमी इख्तियार करे, सेल्फ एम्पावर्ड हो और क्या उसने सीखना है, क्या उसने नहीं सीखना, खुद डिसाइड करे। और सेल्फ रिफ्लेक्शन जब हम उसके अंदर बढ़ा देंगे, सेल्फ अवेयरनेस उसके अंदर बढ़ा देंगे, तो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के पैटर्न उसमें एक्वायर करने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, मेरा एक तजुर्बा है, वैसे तो मैं 22 साल से जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ वो मेरे पास जब आते हैं तो एडल्ट होते हैं, 19 साल, 20 साल, 22 साल। जैसे BS ऑनर्स के बैचेस भी अपनी इंटरेस्ट से ही मैं पिछले कुछ सालों से लेती हूँ, क्योंकि आई फील कि जितना टीचर सीनियर हो उसको यंग लर्नर ज़्यादा लेने चाहिए। मैं खुद भी बड़ा सीखती हूँ कि आजकल की यूथ में क्या चेंजेस आ रही हैं और कैसे उनको टेम एंड हैंडल किया जा सकता है। तो मैंने ये देखा है कि आजकल के बच्चों का इंट्रिंसिक मोटिवेशन काफ़ी लो है। माँ बाप के डर की वजह से पढ़ेंगे, माँ बाप की कोशिश की वजह से पढ़ेंगे, एक गोल ओरिएंटेशन उनकी इस एज तक आके भी नहीं बनी होती। सो मच सो कि इवन MPhil और MS प्रोग्राम में जो बच्चे 25-26 साल के भी हमारे पास आ रहे होते हैं, आई कैन ऑब्जर्व इन देम द एट्रीब्यूट्स कि वो भी बड़े ऐसे जैसे टाइम पास लर्निंग कर रहे हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड, देयर इज नो विलिंगनेस और देयर इज नो फॉन्डनेस, देयर इज नो पैशन एंड स्पार्क टू लर्न। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बाहर के मुल्कों में फिर के जो मैंने फील किया है वो ये है कि जो आपका इस लेवल का लर्नर होता है वो तो खुद ही एक सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ गोल ओरिएंटेड लर्नर होता है। वहाँ के बच्चे के भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन पैटर्न्स ऑफ लर्निंग हाई होते हैं इन कंपैरिजन टू आवर चिल्ड्रन। तो कहने की बात ये है कि हमारे उस्ताद बहुत अच्छे हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में 100 कोताहियां सही लेकिन बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। करिकुलम और सिलेबस से भी मुझे कोई गिले नहीं, कोई आउटमोडेड इतना नहीं है, बहुत कुछ अच्छा मौजूद है। इसी वजह से हमारे पढ़े हुए ग्रेजुएट जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो कम्पीट करके गोरों से भी ऊपर पहुंच जाते हैं। और नो डाउट के पाकिस्तान से पढ़े हुए जो ग्रेजुएट्स हैं वो पूरी दुनिया में जाके अपने आप को मनवाते हैं। तो ज़ाहिर है इधर से पढ़ के जाते हैं, इसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के जाते हैं तो कामयाब हैं। तो इन चीज़ों की क्वेश्चनेबिलिटी पे और चैलेंजेस पे मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी, बट आई वुड saying कि एक चीज जो कि हमारे लर्नर में काफी मिसिंग है एंड दैट इज द इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब ये है कि कुछ हम उसको स्किल्स सिखाते नहीं है, स्किल्स बताते नहीं है स्कूल लेवल से, फिर कॉलेज लेवल पे भी आके वो उसी तरीके से जैसे जुगाड़ लगाने का आदी हो जाता है और शॉर्टकट्स करने का कि अभी सारी रात लगा के पढ़ा, याद कर लिया, फिर भूल गए और वो इस तरीके से इसको मूव करता रहता है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो हमारे पूरे एजुकेशनल सिस्टम में तमाम लर्नर्स में, स्पेशली जो हमारी आगे यूथ आती जा रही है जिसको थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स का सामना है, मेरा ख्याल है ये बहुत जरूरी है उनके अंदर खुद से एक तड़प पैदा की जाए, एक स्पार्क पैदा किया जाए, एक फॉन्डनेस पैदा की जाए सीखने की। हालांकि मैं ये नहीं